Hello friends, this is the test and discussion which we are going to start about the pediatrics. तो हमारा पहला क्वेश्चन है इसके अंदर। देखिए 5 साल का एक बच्चा है, 5 year old child, ओके, प्रेजेंट टू योर PSC विद कंप्लेन ऑफ द डायरिया। बच्चे को डायरिया है, ठीक है, कंप्लेन ऑफ डायरिया, ओके। 5 साल का बच्चा जिसको डायरिया है एंड अनेबल टू इनटेक द फीड, अनेबल टू इनटेक फीड, ओके, अनेबल टू फीड। बेबी यहाँ पे फीड नहीं कर पा रहा। तो अगर फीड नहीं कर पा रहा है, डेफिनेटली वी कैन नॉट गिव द ORS, क्योंकि वो ले ही नहीं रहा मुझसे कुछ, ठीक है। तो ओरल फ्लूइड तो हम उसको दे ही नहीं सकते ना। और बच्चे का वेट है 70 kg। कितना है? 70 kg। क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस फ्लूइड रिक्वायर्ड विद इन द 24 आवर। आप 24 घंटे में इसको कितना फ्लूइड दोगे, ये कैसे पता चलेगा? ठीक है, तो इसके लिए आपको मैं एक फॉर्मूला बताता हूँ जो आप याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे एक्चुअली ये जितना भी केस है, बस हमको ये समझना है कि बच्चे को डायरिया है, डिहाइड्रेटेड हो रखा है और बच्चा फीड नहीं कर पा रहा, वो ओरली कुछ नहीं ले पा रहा और बच्चे का वजन है 70 kg। तो 24 घंटे में हमें उसको कितना फ्लूइड देना है। तो देखिए हम यहाँ पे वेट के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करते हैं। तो अगर मैं बात करूँ 0 से लेके 10 kg तक, अगर बच्चे का वेट है कितना है 10 kg बॉडी वेट, ओके, तो हम उसको 100 ml पर kg फ्लूइड देते हैं विद इन द 24 आवर। अगर वेट जाता है 10 से लेके 20 किलो तक, 20 किलोग्राम तक, तब हम उसको देंगे 50 ml पर kg, ठीक है, 50 ml पर kg। और अगर 20 से ऊपर है, वेट मोर देन 20 kg है, तब हम कितना फ्लूइड देंगे इसको? तब हम देते हैं 20 ml पर kg, ठीक है। कितना देंगे? 20 ml पर kg। ये है फ्लूइड देने का तरीका। तो देखिए अब हमारा जो बेबी है अभी, ठीक है, ये 17 kg का है, तो 10 किलो वेट के लिए कितना हो गया? 10 इंटू 100 ml, ठीक है। 10 किलो तक तो हम 100 ml देंगे ना, तो बराबर कितना आता है? 1000 ml, ठीक है, 1000 ml। अब 10 से 20 के बीच में कितना बचता है हमारे पास? 7 kg, क्योंकि बच्चा 17 किलो का है, तो 7 kg। और 10 से ऊपर हम कितना देते हैं? 50 ml। तो अब इतना हम 50 ml देंगे, तो यहाँ पे बराबर कितना आया? 7 इंटू 50, 350 ml, ठीक है। ये टोटल 24 आवर में हम इतना फ्लूइड देंगे बच्चे को, ठीक है, इतना फ्लूइड देंगे। तो ये कितना हो गया? टोटल फ्लूइड कितना बन गया? टोटल फ्लूइड बन गया 1350 ml। ये देंगे हम इसको 24 आवर के अंदर बच्चे को फ्लूइड, ठीक है। तो आप याद रखिएगा कि फ्लूइड कैलकुलेशन, फॉर द कैलकुलेशन ऑफ मेंटेनेंस फ्लूइड इन द चिल्ड्रंस, इन केस ऑफ चिल्ड्रंस, हाउ वी विल डू। तो हम इसे कैसे याद रख सकते हैं? 100, 50 और 20, ठीक है, 100, 50, 20, ठीक है। अगर 10 किलो तक, 0 से 10 किलो 100 ml पर kg, 10 से 20 किलो 50 ml पर kg, और 20 से ऊपर 20 ml पर kg, ठीक है, 20 से ऊपर 20 ml पर kg। तो ये है चिल्ड्रंस को मेंटेनेंस फ्लूइड देने के लिए, ठीक है, क्लियर। और फ्लूइड कैसे चलता है? IV, बिकॉज बेबी ओरली नहीं ले पा रहा है, इसलिए हम उसको ORS तो दे ही नहीं पाएंगे। बाकी बेस्ट ट्रीटमेंट इज ORS इन केस ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ डायरिया। डायरिया के केस में अगर डिहाइड्रेशन होता है तो डेफिनेटली ORS इज द बेस्ट ट्रीटमेंट, ठीक है। बट इफ द बेबी इज टेकिंग फीड, और अगर बेबी फीड नहीं कर रहा तो उस केस में तो हमको IV देना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मदर विद अ न्यू बॉर्न इज वरीड फॉर द चाइल्ड, फॉर हर चाइल्ड, वो अपने बच्चे के लिए चिंता कर रही है, एज न्यू बॉर्न हैजंट पास्ड मेकोनियम, क्योंकि बच्चे ने मेकोनियम पास नहीं किया है। क्या नहीं किया है? न्यू बॉर्न, न्यू बॉर्न डज नॉट पास द मेकोनियम। तो अगर मेकोनियम पास नहीं किया है तो न्यू बॉर्न कितने घंटे तक हम इंतजार करते हैं कि उसको मैक्सिमम कितना टाइम वेट करेंगे फॉर द मेकोनियम पास आउट? तो हम कितने टाइम तक वेट करेंगे? 48 आवर्स। हम 48 घंटे तक वेट करते हैं, वेट, ठीक है, 48 घंटे तक हम वेट करते हैं, ठीक है। इसलिए कि बच्चा
मेकोनियम पास करेगा 48 घंटे में। 48 घंटे तक हम वेट करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है, अगर ऐसे आता है कि हम कितनी देर तक वेट करेंगे, 48 घंटे तक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 साल का बच्चा है, ठीक है, उसको हेमार्थ्रोसिस है, क्या है, हेमार्थ्रोसिस, हेमार्थ्रोसिस, ठीक है। ये हेमार्थ्रोसिस क्या है, 1 साल का बच्चा है, उसको हेमार्थ्रोसिस है, ठीक है। कहाँ पे है, लेफ्ट नी में, इन लेफ्ट नी, ठीक है। लेफ्ट नी के अंदर क्या है, हेमार्थ्रोसिस। हिस्ट्री, और उसकी हिस्ट्री है फॉल डाउन, बच्चा खेलते समय गिर गया। तो किस फैक्टर की डेफिशिएंसी की वजह से हेमार्थ्रोसिस होता है ना। हेमार्थ्रोसिस किसकी वजह से होता है, ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ फैक्टर 8, फैक्टर 8 की डेफिशिएंसी की वजह से हेमार्थ्रोसिस हो जाता है, ठीक है। तो देखिए मैंने आपको यहाँ पे 2 चीजें बताई, एक तो बताया था मेकोनियम वाला, तो हम थोड़ा सा मेकोनियम वाले को अगर आप चाहें थोड़ा सा इसको डिटेल में चलते हैं, ठीक है। दिस इज द न्यू बॉर्न, ठीक है। 48 आवर तक हम मेकोनियम के लिए वेट करते हैं, मेकोनियम पास होने के लिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 99% न्यूनेट्स जो होते हैं वो पास कर देते हैं मेकोनियम विद इन द 24 आवर, ठीक है। अपर लिमिट हम 48 आवर तक देख सकते हैं। अगर चाइल्ड मेकोनियम पास नहीं करता है तो फर्स्ट चेक द डिलीवरी, डिलीवरी के जो नोट्स हैं उनको चेक करो फॉर पासिस ऑफ मेकोनियम, ठीक है। इंड्यूस्ड फीटल डिस्ट्रेस, पासिस ऑफ मेकोनियम इंड्यूस्ड फीटल डिस्ट्रेस, कई बार हो जाता है कि मेकोनियम इंड्यूस्ड फीटल डिस्ट्रेस भी हो जाता है ना। और किस किस केस में फीकल मटेरियल्स, यानी कि किस किस केस में फेलियर होता है पास ऑफ द मेकोनियम, मेकोनियम पास किस किस केस में नहीं होगा। या तो बच्चे को इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन है, भाई इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन है, रुका हुआ है, तो मेकोनियम पास नहीं होगा। या फिर उसके अलावा इम्परफोरेट एनस है, उसका एनस ही परफोरेट नहीं है, उसमें एनस जो है रुका हुआ है, ब्लॉक है, ठीक है। इम्परफोरेटेड एनस के केस में हर्षपंख डिजीज, हर्षपंख डिजीज आप सभी को पता होगा। हर्षपंख डिजीज क्या होता है, इट इज द ए गैंग्लियोनिक कंजेनाइटल डिजीज, ए गैंग्लियोनिक कंजेनाइटल डिजीज होती है हर्षपंख डिजीज, ठीक है। तो अब उसके लिए अंदर गैंग्लिया ही नहीं है, नर्व फंक्शन ही नहीं है। और हर्षपंख डिजीज में क्या होता है, इसकी वजह से क्या होता है, इंस्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है, ठीक है, इंटेस्टाइन के अंदर। तो दिस इज ऑल्सो ऑब्स्ट्रक्शन पर्टिकुलर एरिया में, ठीक है। तो वहां पे भी मेकोनियम पास नहीं होगा। या फिर मेकोनियम का प्लग बना हुआ है, इन कंडीशंस में मेकोनियम पास नहीं होगा, ठीक है। एक मैंने आपको बताया है हेमार्थ्रोसिस का केस लेफ्ट नी में है, लेफ्ट या राइट किसी भी नी में हो सकता है, बट इन केस ऑफ फैक्टर 8 डेफिशिएंसी, देखिए जॉइंट ब्लीड कर जाता है आफ्टर द मिनिमल ट्रोमा, अगर थोड़ा सा भी ट्रोमा होगा ना तो जॉइंट ब्लीड हो जाएगा, किस केस में, फैक्टर 8 डेफिशिएंसी के केस में, ठीक है। एक्सेसिव ब्रूइसेबिलिटी होगी यहाँ पे, है ना, सीन इन केस ऑफ हीमोफीलिया, और फैक्टर 8 की डेफिशिएंसी किसमें होती है, हीमोफीलिया, ठीक है। दिस इज द केस ऑफ हीमोफीलिया, तो याद रखना है हीमोफीलिया के केस में फैक्टर 8 डेफिशिएंसी होती है, जिसमें स्मॉल सा ट्रोमा होने की वजह से भी क्या हो जाता है, ब्लीडिंग और स्वेलिंग, ठीक है, जिसे हेमार्थ्रोसिस कहते हैं, ठीक है। अब देखिए द सब टाइप्स आल्सो प्रेजेंट, हीमोफीलिया ए हैज अ फैक्टर 8 डेफिशिएंसी, अगर मैं यहाँ पे हीमोफीलिया की बात कर रहा हूँ तो दिस इज द फैक्टर 8 डेफिशिएंसी इन केस ऑफ हीमोफीलिया ए, ठीक है, ए सब टाइप के अंदर, विच हैज अ फैक्टर 8 डेफिशिएंसी डेफिनेटली। और इसके बारे में कई बार एग्जामिनर पूछ लेगा कि ये क्या है, ठीक है, इसका जो है क्रोमोसोमल इम्प्रिंट, जेनेटिक इम्प्रिंटेशन पूछ लेगा, ठीक है। तो उसमें जेनेटिक इम्प्रिंट क्या होगा, एक्स लिंक रिसेसिव पैटर्न होता है, क्या होता है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव, ठीक है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव पैटर्न, ओके, याद रखिएगा दिस इज द एक्स लिंक्ड रिसेसिव पैटर्न, ओके। यहाँ पे द चाइल्ड शुड बी स्क्रीन्ड बाय द कोगुलोग्राम, इसके द्वारा हम चाइल्ड बच्चे को स्क्रीन करेंगे, कोगुलोग्राम के द्वारा, कोगुलोग्राम, ओके। वी विल यूज द कोगुलोग्राम फॉर द स्क्रीनिंग ऑफ द दिस टाइप ऑफ चाइल्ड, ठीक है। चाइल्ड अगर हीमोफीलिया ए में फैक्टर 8 की डेफिशिएंसी है, ठीक है, एक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर है ये, तो इसके अंदर हम कोगुलोग्राम यूज करेंगे, ठीक है, फॉर द स्क्रीनिंग। एंड डीरेंज्ड एपीटीटी चेक कर सकते हैं, ठीक है। और क्या यूज कर सकते हैं, डीरेंज्ड एपीटीटी, एपीटीटी, एपीटीटी कर सकते हैं। इस एपीटीटी विल बी सीन द बेस्ट इन्वेस्टिगेशन फॉर द डायग्नोसिस ऑफ फैक्टर 8, बेस्ट इन्वेस्टिगेशन क्या है फॉर द डायग्नोसिस, फैक्टर 8 लेवल चेक कर लो, बेस्ट डायग्नोसिस तो यही रहेगी ना कि आप डायरेक्ट फैक्टर 8 चेक कर लो, ठीक है,
फैक्टर 8 को चेक कर लो, दिस इज द बेस्ट इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, फैक्टर 8 लेवल का एस्टिमेशन कर लो। और ट्रीटमेंट मंथली फैक्टर 8 दे दो आप उसको, मैन्युफैक्चर्ड बाय द डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी। ठीक है, अगर इसका ट्रीटमेंट की बात करूं मैं हीमोफीलिया ए की, तो ट्रीटमेंट क्या है बेस्ट? बेस्ट ट्रीटमेंट ये है कि जिस चीज की डेफिशिएंसी है वो दे दो आप। और डेफिशिएंसी क्या की है? फैक्टर 8 की। ये फैक्टर 8 आएगा कहां से? तो ये डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी से बनाया जाता है, डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी। ठीक है, रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी के थ्रू फैक्टर 8 लैब के अंदर बनाया जाता है और वो आप दे सकते हो मंथली बेसिस पे इन केस ऑफ ट्रीटमेंट फॉर हीमोफीलिया ए के केस में। ठीक है, अब देखिए ब्लीडिंग फ्रॉम द एम्बेलिकल स्टम्प्स इन नियोनेटल ऑन द डे 0। ठीक है, इसे कहते हैं ग्लेजमैन थ्रोम्बस्थीनिया। क्या होता है? ग्लेजमैन, याद रखिएगा, इट मे बी अ फ्यूचर क्वेश्चन। ठीक है, ग्लेंजमैन है ना, ग्लेंजमैन। ठीक है, तो ग्लेंजमैन, ये जो ग्लेंजमैन थ्रोम्बो सॉरी ग्लेंजमैन थ्रोम्बस्थीनिया, क्या बोलेंगे इसको? थ्रोम्बस्थीनिया। ठीक है, ग्लेजमैन थ्रोम्बस्थीनिया, इसके अंदर क्या होता है? नियोनेट के एम्बेलिकल स्टंप से ब्लीडिंग होने लग जाती है एट द डे 0, डे 0। ठीक है, 0 दिन यानी कि फर्स्ट डे पे ही एम्बेलिकल कॉर्ड से क्या होगा? ब्लीडिंग होना शुरू हो जाएगी। स्टम्प, ब्लीडिंग फ्रॉम द एम्बेलिकल स्टम्प इन द नियोनेट ऑन द डे 0, दिस इज कॉल्ड ग्लेंजमैन थ्रोम्बस्थीनिया। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है हीमोरेजिक डिजीज, हीमोरेजिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न, हीमोरेजिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न। ठीक है, तो हीमोरेजिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न की अगर हम बात करें तो इसके अंदर क्या होता है? सेम प्रॉब्लम, ब्लीडिंग फ्रॉम द एम्बेलिकल स्टंप ऑफ नियोनेट, बट डिफरेंस क्या है? ये होगा डे 5 पे, डे 5 पे। तो आपको याद रखना है, अगर एग्जामिनर ने लिखा है कि एम्बेलिकल स्टंप से ब्लीडिंग हो रही है ऑन द डे 0, देन ग्लेंजमैन थ्रोम्बस्थीनिया। अगर ब्लीडिंग हो रही है ऑन द डे 5, तब हीमोरेजिक डिसऑर्डर, हीमोरेजिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न। ओके, याद रखिएगा। इसके अलावा एक्सेसिव ब्लीडिंग इन अ बॉय आफ्टर द सर्कमसिशन। ठीक है, अगर मान लो एक बॉय मतलब आफ्टर 1 साल 2 साल 3 साल की उम्र में अगर ब्लीडिंग हो रही है, ब्लीडिंग कब हो रही है? अब एम्बेलिकल स्टंप से नहीं हो रही, अब ब्लीडिंग हो रही है बॉय को, लड़के को, जो हो सकता है 1 साल का हो, 2 साल का हो या 3 साल का हो, तब इसके प्रॉब्लम है फैक्टर 8 डेफिशिएंसी। क्या है? फैक्टर 8 डेफिशिएंसी। और फैक्टर 8 डेफिशिएंसी के बारे में मैं आपको लगभग सारी चीजें बता चुका हूं कि ये हीमोफीलिया ए, दिस इज द सब टाइप ऑफ हीमोफीलिया, इसके अंदर फैक्टर 8 की डेफिशिएंसी होती है और इसके अंदर ब्लीडिंग होती है। और ब्लीडिंग में क्या होता है? ब्लीडिंग में क्या होता है? हेमार्थ्रोस, हेमार क्या होगा? ब्लीडिंग में इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा हीमार्थ्रोसिस। ठीक है, तो ये मैं आपको फैक्टर 8 डेफिशिएंसी की सारी चीजें बता चुका हूं। तो आप ये अब क्लिनिकल अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने आपको बताया है कि अगर मान लो इसी तरीके का कोई केस दे दिया ब्लीडिंग का, बट वो दे रखा है डे 0 पे, देन ग्लेंजमैन थ्रोम्बस्थीनिया। अगर डे 5 पे दे रखा है और एम्बेलिकल स्टंप से दे रखा है, डे 5 दे रखा है हीमोरेजिक डिसऑर्डर ऑफ न्यूबॉर्न। लेकिन अगर अगर ब्लीडिंग बच्चे में है 2 साल 4 साल 5 साल 8 साल इस तरीके से दे रखी है, ठीक है, बॉय के अंदर, देन यू विल मार्क फैक्टर 8 डेफिशिएंसी या फिर हीमोफीलिया ए, विच इज द सब टाइप ऑफ हीमोफीलिया। ठीक है, विच इज द वन सब टाइप ऑफ हीमोफीलिया। अच्छा, ब्लीडिंग इन जॉइंट स्पेस ऑन द फेल डाउन, अगर ऐसा हो कि बच्चा खेलते खेलते गिर गया और जॉइंट स्पेस में ब्लीडिंग है, तब भी क्या है? फैक्टर 8 डेफिशिएंसी, क्योंकि बॉय आया है, आपको मेन फोकस करना है बॉय। ठीक है, तब भी फैक्टर 8 डेफिशिएंसी है। तो ये याद रखिएगा किस किस केस को हमें कैसे समझना है, किस तरीके से हैंडल करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लड़का है, हिस्ट्री ऑफ फ्रीक्वेंट फ्रैक्चर और ब्लू स्क्लेरा। देखिए, फ्रीक्वेंट फ्रैक्चर और ब्लू स्क्लेरा, ब्लू ब्लू स्क्लेरा। ठीक है, आंख का जो व्हाइट पोर्शन है ब्लू स्क्लेरा, वो ब्लू कलर का दिख रहा है। और फ्रीक्वेंट फ्रीक्वेंट फ्रैक्चर्स है। तो इस केस में ये काय का केस है? सिंपली देखिए, ब्लू स्क्लेरा से ही हमें पता चल जाता है कि दिस इज द केस ऑफ
ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा, ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा, ठीक है, इम्परफेक्टा। ओके, और इसके बारे में कुछ थोड़ी बहुत चीजें अगर आप जानना चाहें तो देखिए, ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा जो होता है इसके अंदर ब्लू स्क्लेरा और मल्टीपल फ्रैक्चर्स देखने को मिलेंगे। इसके की फैक्टर क्या है? दैट डिस्पिक्ट द प्रॉब्लम ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ये प्रॉब्लम कहाँ होती है? प्रॉब्लम इन कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, प्रॉब्लम कनेक्टिव टिश्यू की है। द डायग्नोसिस इन द ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा अकर ड्यू टू द डिफेक्ट इन कोलेजन 1A1, ठीक है, एंड कोलेजन 1A2। तो ये जीन है दो, ठीक है। यहाँ पे डिफेक्ट कैसे पता करेंगे? डिफेक्ट किसमें होगा? कोल 1A1, ये जीन डिफेक्ट होगा। दूसरा कोल 1A2, ये डिफेक्ट होगा। अगर ये दोनों जीन डिफेक्ट आ रहे हैं तब भी आप मार्क करोगे ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्ट, ठीक है, ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा। मोस्टली आपको ब्लू स्क्लेरा और फ्रीक्वेंटली फ्रैक्चर्स दिख जाएंगे, लेकिन कई बार होता है कि पेशेंट एग्जामिनर ऐसा ना डाले और वो आपको कोलेजन डिफेक्ट दिखा दे, ठीक है। ये कोली A1, कोल 1A1 और कोल 1A2 ऐसा जीन डिफेक्ट दे दे तब भी ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा का केस है, ठीक है। टाइप 1 कोलेजन, इसमें ये जीन कहां से आएगा? जीन्स विच फ्रॉम द टाइप 1 कोलेजन। ये जीन जो होते हैं ये कहां से हैं? फ्रॉम द टाइप 1 कोलेजन, ठीक है, टाइप 1 कोलेजन। चलिए कोलेजन भी लिख देता हूं, टाइप 1 कोलेजन, ठीक है। Therefore all connective tissue in which type 1 collagen is found will be affected। अब देखिए बॉडी में कहीं भी कनेक्टिव टिश्यू हो, लेकिन जहां भी पूरी बॉडी में टाइप 1 कनेक्टिव टिश्यू मिलेगा वो सब जगह अफेक्ट होगा, ठीक है। थ्रू द लार्ज नंबर ऑफ सब टाइप एग्जिस्ट द टेबल। अब देखो मैं इसमें ना आपको बता देता हूं कि लार्ज नंबर ऑफ सब टाइप्स कौन से होते हैं। टाइप 1, देखिए यहाँ पे ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा की क्लासिफिकेशन है, टाइप 1 2 3 4 इस तरीके से, ठीक है। तो टाइप 1 के अंदर मोस्ट कॉमन टाइप 1 होता है, लीस्ट सीवियर टाइप वो भी टाइप 1 होता है, और इसके अंदर ब्लू स्क्लेरा दिखेगा। तो देखिए जो ब्लू स्क्लेरा जिसके अंदर दे दिया आपको ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा में, डेफिनेटली इट्स अ लीस्ट सीवियर होता है, कम से कम सीवियर होगा और मोस्ट कॉमन टाइप है, ठीक है। ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा का टाइप 1 है। तो याद रखिएगा, हो सकता है कि एग्जामिनर आपको ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा का टाइप पूछ ले केस देके और उसमें वो डाले ब्लू स्क्लेरा, ठीक है। या फिर देखिए हमने अभी एक ब्लू स्क्लेरा की बात करी, मैं आपको सिंपल वे में लिखवाने की कोशिश करूंगा, ब्लू स्क्लेरा, ठीक है, ब्लू स्क्लेरा। तो ये है टाइप 1, ठीक है। ब्लू स्क्लेरा के अंदर क्या मिला आपको? टाइप 1, और ये आप खुद याद रखिए लीस्ट सीवियर मोस्ट कॉमन टाइप होता है, ठीक है, लीस्ट सीवियर और मोस्ट कॉमन टाइप होगा। नेक्स्ट है टाइप 2। टाइप 2 के अंदर आपको क्या मिलेगा? लीथल रेस्पिरेटरी कंप्रोमाइज। क्या मिलेगा? एक तो लीथल, ठीक है, लीथलिटी मिलेगी, लीथल और रेस्पिरेटरी कंप्रोमाइज, रेस्पिरेटरी कंप्रोमाइज, ठीक है। अगर रेस्पिरेटरी कंप्रोमाइज साथ में दे दिया या लीथल दे दिया, ठीक है, थक जाता है पेशेंट, ऐसा कुछ दे दिया, ठीक है, और मोस्ट डू नॉट सर्वाइवल पास्ट अर्ली इन्फेंसी, ठीक है, अर्ली इन्फेंसी में डू नॉट सर्वाइवल, कोई सर्वाइवल इसमें बहुत अच्छा नहीं है। दिस इज द टाइप 2। तो आप याद रख लीजिए, एक तो लीस्ट सर्वाइवल लिख दे एग्जामिनर कि सर्वाइवल के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है, ये मान लो आप। लीथल, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस या रेस्पिरेटरी कंप्रोमाइज, इन दैट केस दिस इज अ टाइप 2 ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा। टाइप 1 के अंदर मिलेगा ब्लू स्क्लेरा और टाइप 2 के अंदर क्या मिलेगा? रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, ठीक है। टाइप 3 वो पूछ सकता है कि मोस्ट कॉमन कौन सा है, तो टाइप 3 इज अ मोस्ट कॉमन सब टाइप, ठीक है, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा टाइप 3 होता है। ये मोस्ट सीवियर होता है। मोस्ट कॉमन की बात करें ना वो तो टाइप 1 है, मोस्ट सीवियर की बात करें ना तो टाइप 3 है। तो टाइप 3 में मैं पहले लिखूंगा मोस्ट सीवियर, ठीक है, मोस्ट सीवियर होता है। और यहाँ पे मोस्ट सीवियर फॉर्म दैट कंपैटिबल विद लाइफ अर्ली इन द न्यूमेरस फ्रैक्चर लीडिंग टू द डिफॉर्मिटी ऑफ लिम्ब। यहाँ पे लिम्ब डिफॉर्म्ड मिलेंगी, क्या होगा? डिफॉर्म्ड लिम्ब, ठीक है। यहाँ पे अर्ली डिफॉर्म्ड लिम्ब मिलेगी। बच्चा अब जल्दी से जल्दी जब पैदा होगा ना उसी समय डिफॉर्मिटी कंप्लीट, काफी डिफॉर्मिटी हो चुकी होगी, तो अर्ली डिफॉर्मिटी मिलती है लिम्ब्स की। प्रोग्रेसिव इन नेचर और कंटिन्यूअसली प्रोग्रेसिव इन नेचर, ठीक है, प्रोग्रेसिव नेचर में कैसा होगा? प्रोग्रेसिव इन नेचर, ठीक है। दिस इज द टाइप 3।
मोस्ट सीवियर टाइप है, और स्क्लेरा इसके अंदर नॉर्मल होगा, ये आप याद रखिएगा। टाइप 3 के अंदर स्क्लेरा जो है वो नॉर्मल होगा, ठीक है, स्क्लेरा नॉर्मल होगा टाइप 3 के अंदर। क्लियर? तो टाइप 3 के अंदर स्क्लेरा नॉर्मल मिलेगा। अब आता है, इसके बाद है टाइप 4, ठीक है। तो टाइप 4 के अंदर आपको जो डिफरेंशिएशन मिलेगा, देखिए ये टाइप 3 की तरह सीवियर तो नहीं होता, लेकिन इसके अंदर फ्रैक्चर्स काफी कॉमन होते हैं, ठीक है, मोर कॉमन, फ्रैक्चर्स आर कॉमन। और इसके अंदर जो आपको मिलेगा ना पॉइंट क्लू, ठीक है, स्क्लेरा तो इसके अंदर भी नॉर्मल होगा, ब्लू स्क्लेरा तो आपको केवल टाइप फर्स्ट के अंदर मिलने वाला है, ठीक है। टाइप सेकंड के अंदर आपको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम मिलेगी, टाइप थर्ड के अंदर लिम्ब डिफॉर्मिटी जल्दी देखने को मिलती है और प्रोग्रेसिव होता है और स्क्लेरा नॉर्मल होता है। टाइप 4 के अंदर भी सेम टू सेम क्या होगा, स्क्लेरा नॉर्मल होगा, लेकिन टाइप 4 के अंदर जो आपको मिलेगा ना यहाँ पे फ्रैक्चर कॉमन होगा और आपको मिलेगा बोड बोइड लॉन्ग बोन, लॉन्ग बोन, ठीक है, बोइंग ऑफ द लॉन्ग बोन आपको यहाँ पे मिलेगी। दिस इज द टाइप 4। तो ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा के सारे टाइप हो गए। मैं आपको कुछ अदर फ्रैक्चर्स भी बताता हूँ, जैसे अदर फ्रैक्चर्स में हमने यहाँ पे डाला हुआ है इंपॉर्टेंट अदर फ्रैक्चर्स इन ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा। एक तो आपकी अयोटिक डिसेक्शन हो सकता है, देखिए कोई भी नहीं सोचेगा कि ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा के अंदर अयोटिक डिसेक्शन मिलेगा, ठीक है, बट मिलता है, ठीक है, इट मे बी, तो आप इनको याद रखिएगा। और एक डेंटिनोजेनेसिस इम्परफेक्टा, डेंटिनोजेनेसिस इम्परफेक्टा का मतलब है कि जो टीथ बनते हैं, जो दांत उगेंगे, वो भी एकदम परफेक्ट नहीं होंगे, उनमें भी डिफेक्ट होगा, ठीक है। ब्लू स्क्लेरा आप सबको पता ही है। और बेसिलार, बेसिलार इन्वेजिनेशन ऑफ स्कल, स्कल के अंदर क्या मिलेगा, बेसिलार इन्वेजिनेशन ऑफ स्कल। तो देखिए बेसिलार इन्वेजिनेशन ऑफ स्कल, ब्लू स्क्लेरा, डेंटिनोजेनेसिस इम्परफेक्टा, अयोटिक डिसेक्शन, अगर इनमें से कई सारे सिम्टम्स है ना, कई सारे डिफॉर्मिटी अगर मैच हो रही है, डेफिनेटली दिस इज द केस ऑफ ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा, ओके। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि एक बेबी है, ठीक है, तो बेबी को इनिशियल फीडिंग मेथड क्या क्या होते हैं, तो बेस्ट इनिशियल फीडिंग मेथड क्या होगा। अब देखिए हम अगर फीडिंग मेथड की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, फीडिंग मेथड, तो फीडिंग मेथड की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमको कहाँ नजर जानी चाहिए हमारी, ठीक है, बेबी, आई अंडरस्टैंड बेबी है, ठीक है, सबसे पहले नजर जानी चाहिए हमारी उसकी एज के ऊपर, ठीक है, उसकी एज क्या है, उसकी जो जस्टेशनल एज है वो जब पैदा हुआ है तो वो कितनी एज का हुआ है, मे बी प्री टर्म है, पोस्ट टर्म है, टर्म प्रेगनेंसी है, ठीक है, या उससे भी पहले का है, तो वो सारी चीजें देखना बहुत जरूरी है, ठीक है, क्योंकि जब तक हमें एज नहीं पता चलेगी, ठीक है, जस्टेशनल एज नहीं पता चलेगी बर्थ के टाइम की, तो हम लोग कैसे पता करेंगे कि हम कौन सा फीड दे सकते हैं, तो हमें एज पता होना चाहिए। तो यहाँ पे जो बेबी है हमारे एमसीक्यू में ये है 33 वीक का, ठीक है, ऐसे हम मान लेते हैं 33 वीक का। अब हम इसके लिए आपको पूछ रहे हैं कि इसको हमें फीडिंग कराना है, तो हम कौन सा फीडिंग प्रेफर्ड करें। तो देखिए हमें अब केस के अंदर एज पता चल चुकी है, जेस्टेशनल एज है, बच्चा जो जन्म लिया है वो 33 वीक का है, ठीक है, तो हम एक बार जान लेते हैं कि हम किस एज पे क्या क्या फीडिंग करा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ लेस देन 28 वीक, अगर बच्चा 28 वीक से कम है तो हम उसे फीडिंग कैसे कराएंगे, हम उसे फीडिंग, देखिए 28 वीक से नीचे है ना बच्चा, तो वो प्रॉपर शकिंग तो नहीं कर सकता, उसको शकिंग एफर्ट जो होता है वो लगा ही नहीं पाएगा, ठीक है, शकिंग एफर्ट नहीं आएगा तो डेफिनेटली हम उसे मुंह से कुछ नहीं खिला सकते। और मे बी नो मोटिलिटी इन द गट, हो सकता है कि गट में भी मोटिलिटी ना हो 28 वीक से पहले, तो हम यहाँ पे आईवी फ्लूइड देते हैं, आईवी फ्लूइड, ओके, आईवी फ्लूइड, तो याद रखिएगा 28 वीक से पहले हम आईवी फ्लूइड देंगे। और मान लीजिए 28 वीक से लेके 31 वीक तक का बच्चा है, 28 वीक से 31 वीक तक का बच्चा है, तब हम इसे क्या देंगे, तब हम ओरोगैस्ट्रिक, ठीक है, क्या करेंगे हम ओरोगैस्ट्रिक या फिर नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब का यूज करते हैं फॉर द फीडिंग, क्या करेंगे, ओरोगैस्ट्रिक या फिर नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब का यूज करेंगे फीडिंग के लिए, ठीक है, क्लियर, ओरोगैस्ट्रिक और नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब मीन ट्यूब फीडिंग, ऐसे लिख सकते हैं हम यहाँ पे, ट्यूब फीडिंग कराएंगे, ठीक है, चाहे वो नेजोगैस्ट्रिक हो चाहे ओरोगैस्ट्रिक हो, बट यहाँ पे होगा क्या, ट्यूब फीडिंग, ठीक है। मे बी अकॉर्डिंग टू कई बार क्या होता है यहाँ पे 28 से 31 वीक के बीच में हम पलाडी फीडिंग भी दे सकते हैं, बट नॉट रिकमेंडेड, ठीक है, मैं ये नहीं कहूंगा कि ये रिकमेंडेड है, ठीक है।
बेबी पे डिपेंड करेगा। अगर वो मान लीजिए कि शकिंग कर रहा है थोड़ी बहुत, ठीक है, शॉलो कर रहा है, ब्रीथिंग प्रॉपर कर रहा है, ठीक है, शॉलो द ब्रीथिंग ऑल्सो, शॉलो एंड ब्रीथिंग इज प्रॉपर है उसकी, इन दैट केस यू कैन यूज पलाडी फीडिंग, ठीक है, 31 वीक तक, 28 से 31 वीक के बीच में। बट मेरा मानना यही है कि 28 से 31 वीक के बीच में अगर पूछ रहा है एग्जामिनर तो आप प्रेफर करो ट्यूब फीडिंग, ठीक है, क्योंकि वो सबको दी जा सकती है, ठीक है। इसके बाद आता है 31 के बाद 32 से 34 वीक। डेफिनेटली अब हम फीडिंग के लिए स्पून का यूज करेंगे, स्पून और कप का। तो हम इसे कहते हैं फीडिंग बाय स्पून एंड कप। तो इसे बोलते हैं पलाडी फीडिंग। क्या बोलते हैं? पलाडी, पलाडी फीडिंग, ठीक है, पलाडी फीडिंग कराएंगे। यहाँ पे हम स्पून और कप का यूज करके पलाडी फीडिंग करा देंगे, ठीक है। और अगर मोर देन 34 वीक है, मोर देन 34 वीक, डेफिनेटली ब्रेस्ट फीडिंग, डेफिनेटली ब्रेस्ट फीडिंग, ठीक है, ब्रेस्ट फीडिंग। तो अब आप खुद ही देख लीजिए, हमारा जो बेबी है यहाँ पे केस के अंदर वो 33 वीक का है। तो 33 वीक का है तो किसके अंदर आया? पलाडी फीडिंग कराएंगे, क्योंकि वो 32 से 34 वीक के बीच में है। पलाडी फीडिंग इज बेस्ट आंसर। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक न्यूनेट है हु वाज जस्ट बोर्न, अभी पैदा हुआ है ना, वाज फाउंड टू हैव अ हार्ट रेट, उसकी हार्ट रेट कितनी है? 120 पर मिनट, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक लिख देता हूँ केस बना के, न्यू बॉर्न है, ठीक है, जस्ट बॉर्न है ना, जस्ट बॉर्न, ठीक है, हार्ट रेट 120 पर मिनट, ठीक है, 120 पर मिनट उसकी हार्ट रेट है, विद वीक एंड इरेगुलर रेस्पिरेटरी एफर्ट, ठीक है, वीक एंड इरेगुलर, इरेगुलर रेस्पिरेटरी एफर्ट, रेस्पिरेटरी एफर्ट, ठीक है, रेस्पिरेटरी एफर्ट जो है वो वीक एंड इरेगुलर है। ही हैड अ पिंक बेबी विद ब्लू एक्सट्रीमिटीज, देखिए पिंक कलर का बेबी है, कैसा है? पिंक, बट ब्लू कलर की उसकी लिम्स है, एक्सट्रीमिटीज आर ब्लू, ब्लू एक्सट्रीमिटीज, ठीक है, एक्सट्रीमिटीज कैसी हैं? ब्लू, ब्लू एक्सट्रीमिटीज है, तो ब्लू एक्सट्रीमिटीज हमने यहाँ पे लिख दी, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे क्या है? पार्शियल फिक्स्ड ग्रिमेज्ड ऑन द स्टिमुलेशन बाय कैथेटर, ठीक है। व्हाट इज द अपगार स्कोर? क्या पूछा है यहाँ पे? अपगार स्कोर, अपगार स्कोर, ठीक है। तो अपगार स्कोर क्या है? तो देखिए यहाँ पे अपगार स्कोर कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ पे अपगार स्कोर आएगा 6। अब हमने कैसे कैलकुलेट किया अपगार स्कोर 6? तो अपगार स्कोर 6 के लिए सबसे पहला है हार्ट रेट, आप यहाँ देख रहे हो हार्ट रेट 120 पर मिनट है, तो इसका अपगार स्कोर बनता है 2। अगर हार्ट रेट 120 पर मिनट आ गई तो अपगार स्कोर कितना हो गया? 2, ठीक है। अगर इरेगुलर रेस्पिरेशन है, रेस्पिरेशन वीक और इरेगुलर है, तो अपगार स्कोर 1, ठीक है। इसके बाद है एक्रोसाइनोसिस, यानी कि पिंक बॉडी विद ब्लू एक्सट्रीमिटीज, इसको एक्रोसाइनोसिस भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसका जो अपगार स्कोर है वो भी 1 है, ठीक है, ये भी 1 है। इसके अलावा क्या है? पार्शियल फिक्स्ड, मैंने आपको बताया था ना, पार्शियल फिक्स्ड भी है, पार्शियल फिक्स्ड, और पार्शियल फिक्स्ड का फिर से 1, ठीक है। उसके अलावा ग्रिमेस ऑन स्टिमुलेट बाय कैथेटर, ग्रिमेस जो है वो ऑन स्टिमुलेशन बाय कैथेटर, कैथेटर के द्वारा स्टिमुलेट करने पे ग्रिमेस स्टिमुलेट हो रहे हैं, ठीक है। तो ग्रिमेस, ठीक है, ग्रिमेस स्टिमुलेट बाय कैथेटर, ठीक है, कैथेटर के द्वारा, तो इसका भी 1 हो गया। अब आप काउंट कर लीजिए, 2 3 4 5 6, ये पूरा 6 हो गया, ठीक है। इसको आप काउंट कर लीजिए, 6 हमने किस तरीके से किया है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपने अपगार स्कोर देखा, ठीक है, और अपगार स्कोर में आपने क्या देखा? तो ये ध्यान से देखिए आप, हार्ट रेट 120, अपगार स्कोर 2, ओके। इसके अलावा वीक एंड इरेगुलर रेस्पिरेटरी एफर्ट, अपगार रेट 1, पिंक पफ, इसे कहते हैं एक्रोसाइनोसिस, पिंक एंड ब्लू, ठीक है, पिंक बॉडी ब्लू एक्सट्रीमिटीज, इट इज एक्रोसाइनोसिस, इसका भी अपगार स्कोर 1, पार्शियल फिक्स्ड, अपगार स्कोर 1, ग्रेमेस स्टिमुलेट हो रहे हैं किसके थ्रू? ग्रेमेस आर स्टिमुलेटिंग थ्रू द कैथेटर, तो यहाँ पे फिर से अपगार स्कोर 1। अगर आप टोटल कैलकुलेट करोगे 2 3 4 5 6,
तो अपगार स्कोर बनता है 6। दिस इज द आवर क्वेश्चन, और आप याद भी रखिएगा कि अपगार स्कोर किसका कितना है। ओके, अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक बेबी है, फीमेल बेबी है, रैशेज ऑन द फेस, पेरिनियल एरिया। देखिए फेस पेरिनियल एरिया पे रैशेज है ना। बॉडी फीमेल बेबी है, उसके फेस कहाँ पे है, पेरिनियल एरिया में है, और फेस पे है, रैशेज बने हुए हैं। तो किस चीज की डेफिशिएंसी है, डेफिनेटली इट इज द जिंक डेफिशिएंसी, और ये जो केस है एक्रोडर्मेटाइटिस एंटेरोपैथिका का केस है, एक्रोडर्मेटाइटिस एंटेरोपैथिका का केस है। ठीक है, एक्रोडर्मेटाइटिस एंटेरोपैथिका के अंदर आपको जिंक डेफिशिएंसी देखने को मिलेगी। ठीक है, क्या मिलेगी, जिंक डेफिशिएंसी देखने को मिलेगी, और जिंक डेफिशिएंसी की वजह से होता है एक्रोडर्मेटाइटिस एंटेरोपैथिका। और उसके अंदर हैंड, ठीक है मैं पूरा बता देता हूं आपको, रैशेज ऑन द हैंड, माउथ और पेरिनियल एरिया, इन 3 जगहों पे आपको हैंड, पेरिनियल एरिया और माउथ, यहाँ पे आपको रैशेज मिलेंगे। ठीक है, और मोस्टली फीमेल बेबी आपको दिखाएंगे। दिस इज द केस ऑफ एक्रोडर्मेटाइटिस एंटेरोपैथिका विच इज ड्यू टू जिंक डेफिशिएंसी। ठीक है, जो कि जिंक डेफिशिएंसी की वजह से होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं, जैसे लार्ज हेड बेबी के अंदर क्या है, देखिए यहाँ पे अ चाइल्ड, एक तो चाइल्ड है, ठीक है, चाइल्ड के साथ साथ इसके लार्ज हेड, लार्ज हेड क्लियर, इसके अलावा लार्ज टंग, लार्ज टंग, ठीक है, लार्ज टंग, एंड बोथ टेस्टिस आर ऑल्सो लार्ज इन साइज, लार्ज टंग एंड टेस्टिस ऑल्सो, दोनों ही टेस्टिस भी लार्ज है। द चाइल्ड इज ऑल्सो फीचर ऑफ ऑटिज्म, ठीक है, काय का फीचर है, चाइल्ड ऑल्सो शोज फीचर ऑफ ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, यह क्या है, ऑटिज्म, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। देखिए सबसे पहले तो आपको केवल इन्हीं चीजों पे फोकस करिए आप, लार्ज हेड, लार्ज टंग, लार्ज टेस्टिस। अगर ऐसा केस आता है तो दिस इज द केस ऑफ फ्रिजाइल एक्स सिंड्रोम। ठीक है, दिस इज द केस ऑफ फ्रिजाइल एक्स सिंड्रोम। काय का केस है ये, फ्रिजाइल एक्स सिंड्रोम का केस है। ठीक है, दिस इज द केस ऑफ फ्रिजाइल, फ्रिजाइल एक्स सिंड्रोम। ठीक है, दिस इज द केस ऑफ फ्रिजाइल एक्स सिंड्रोम। तो आपको पॉइंट टू पॉइंट चीजें याद रखनी है, डेफिनेटली इट विल हेल्प यू टू क्रैक द एग्जाम। ओके, तो क्या क्या चीज है, लार्ज हेड, लार्ज टंग, और दोनों टेस्टिस भी लार्ज है। अब देखिए मैं इसे ऐसे याद करने का तरीका बताता हूँ कि अगर ये लार्ज हो गई मतलब ज्यादा खिंच गई, ठीक है, स्ट्रेचिंग ज्यादा हो गई ना, तो चीजें जल्दी से लार्ज हो गई। ठीक है, ये कैसे हुआ, फ्रेजाइलिटी की वजह से। किस वजह से हुआ, फ्रेजिलिटी की वजह से, कमजोरी की वजह से। जब स्किन कमजोर है तो वो ज्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है, बल्ज कर जाएगी। तो इसलिए फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम के अंदर लार्ज हेड, लार्ज टंग, लार्ज टेस्टिस आपको देखने को मिलेगी। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास यहाँ पे ट्राइसोमी 21। तो ट्राइसोमी 21 की अगर मैं बात करूं तो सीधा पूछा है कि एक पेशेंट है जिसकी कैरियोटाइपिंग दिखा दी और ट्राइसोमी दिखा दी है 21 के ऊपर। ठीक है, कैरियोटाइपिंग में ट्राइसोमी 21 दिखाया है, सिंगल पैरामीटर ओनली। तो ये क्या है, दिस इज द डाउन सिंड्रोम, दिस इज द डाउन सिंड्रोम। ठीक है, इसके अलावा अगर ट्राइसोमी 13 आती है तो पटाउ सिंड्रोम। ठीक है, पटाउ सिंड्रोम। ठीक, और अगर ट्राइसोमी 18 आती है, ट्राइसोमी 18 आती है, देन इट इज अ एडवर्ड सिंड्रोम। ठीक है, एडवर्ड सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम स्पेलिंग देख लेना, एडवर्ड सिंड्रोम। तो ट्राइसोमी 21, 13 और 18 ये तीनों मैंने आपको यहाँ पे बता दी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान लीजिए एक चाइल्ड है प्रेजेंट विद द रेडनेस ऑफ आईज और उसको फीवर है, रेडनेस ऑफ आईज, चाइल्ड की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, रेडनेस ऑफ आईज, आईज में रेडनेस है, फीवर है, चाइल्ड को फीवर भी है, रेडनेस ऑफ आई, और चाइल्ड को क्या है, फीवर है, और साथ में बैक एक है। क्या है, बैक एक, बैक एक। ठीक है, बैक एक भी है, पीछे दर्द है उसके, ठीक है, पीठ में दर्द है, बैक एक है, और दिख रहे हैं जनरलाइज्ड रैशेस। क्या दिखेंगे, रैशेस,
कहाँ पे? जनरलाइज्ड, मतलब कंप्लीट बॉडी पे जनरलाइज्ड रैशेस दिखेंगे। तो ये किसका केस है? दिस इज द केस ऑफ मीजल्स। दिस इज द केस ऑफ मीजल्स। ये केस किस चीज का है? मीजल्स का। ओके, दिस इज द केस ऑफ मीजल्स। इसको आप याद रखिएगा, दिस इज द केस ऑफ मीजल्स। ओके, दिस इज द केस ऑफ मीजल्स। देखिए, दिस इज अबाउट द मीजल्स। अब हम एक नेक्स्ट केस देखते हैं जिसके अंदर फिर से हमारे पास एक चाइल्ड है और यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ रैशेज है। क्या है? रैशेज तो हैं बट ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हैं। जैसे क्या क्या है? इंक्लूड पैप्यूल्स, वेसिकल्स, ठीक है, और इसके अलावा पस्ट्यूल्स इन्वॉल्विंग द होल बॉडी, है ना। दीज रैशेज आर प्रेजेंट ऑल एट द सेम टाइम, ठीक है, हर टाइम प्रेजेंट है। नहीं नहीं, मतलब सारे टाइप के, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, जैसे पस्ट्यूल, है ना, पैप्यूल्स, पस्ट्यूल्स, वेसिकल्स, ये सारे रैसेज ऑल टाइम प्रेजेंट रहेंगे। अपीयरेंस ऑफ रैसेज एसोसिएटेड विद द ऑनसेट ऑफ फीवर, और साथ में क्या आया था? फीवर, ठीक है, रैसेज सारे टाइप के और साथ में आया था फीवर। दिस इज द केस ऑफ चिकन पॉक्स। याद रखिएगा, दिस इज द केस ऑफ चिकन पॉक्स। ओके, चिकन पॉक्स का केस है ये। देखिए, मीजल्स में मैकुलो पैपुलर रैशेज होते हैं। कैसे होते हैं? मैकुलो पैपुलर, ठीक है। मीजल्स के अंदर क्या मिलेंगे? मैकुलो पैपुलर रैशेज। अगर पिटिकल रैशेज आते हैं, जैसे पिटिकल रैशेज ऑन एक्सट्रीमिटीज एंड स्प्रेडिंग ऑन ट्रंक, तो डेफिनेटली दिस इज द केस ऑफ डेंगू। तो किसका केस होगा? डेंगू का केस होगा। चिकन पॉक्स में मैंने आपको बताया मैकुलो, पैपुलो, वेसिकल्स सारे टाइप के रैशेज होंगे। लेकिन एक और है हर्पेटिक रैशेज। इसके अंदर ऑलवेज ग्राउंडेड वेसिकल्स इन द डर्माटोमल डिस्ट्रीब्यूशन। क्या होगा? ग्राउंडेड वेसिकल्स इन द डर्माटोमल डिस्ट्रीब्यूशन। ये आपको हर्पेटिक रैशेस के अंदर मिलेंगे। तो आपको याद रखना है कि अगर हर्पेटिक रैशेस का केस है तो उसमें क्या होगा? ग्रुप्ड वेसिकल्स, ऑलवेज ग्रुप्ड, ग्रुप में होंगे वेसिकल्स ऑलवेज, ठीक है, और डर्माटोमल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ठीक है। चिकन पॉक्स में आपको सारे टाइप के मिलेंगे, मैक्यूल, पैप्यूल, वेसिकल्स, ऑल टाइप ऑफ रैशेस। डेंगू के अंदर पिटिकल रैशेस मिलेंगे, एक्सट्रीमिटीज पे स्प्रेडिंग ऑन द ट्रंक। मीजल के अंदर मैकुलो पैपुलर रैशेस मिलेंगे, ठीक है। तो आप टाइप ऑफ रैशेस से भी पहचान सकते हो कि दिस इज द केस ऑफ मीजल्स, डेंगू, चिकन पॉक्स और हर्पेटिक रैशेस, ठीक है, इसको याद रखिएगा। देखिए, एंड आफ्टर दैट ऑल्सो मीजल्स कैन लीड टू ऑल्सो, मीजल्स कैन लीड टू, मीजल्स की वजह से और क्या क्या हो सकता है मैं आपको वो बताता हूँ। तो देखिए, जॉइंट सेल निमोनिया हो सकता है। क्या हो सकता है? जॉइंट सेल निमोनिया। और ये जो जॉइंट सेल निमोनिया होता है, इट द लीडिंग कॉज ऑफ डेथ इन मीजल्स, ठीक है। क्या हो सकता है? जॉइंट सेल निमोनिया, और इट इज द लीडिंग कॉज ऑफ डेथ, ठीक है। अगर किसी को मीजल्स है तो जॉइंट सेल निमोनिया हो गया तो इसकी वजह से बच्चा मर सकता है। इट कैन बी डायरेक्ट वायरल इन्फेक्शन और सेकेंडरी, ठीक है, इट कैन बी डायरेक्ट वायरल इन्फेक्शन और सेकेंडरी, और इट मे बी बैक्टीरियल इन्फेक्शन विद न्यूमोकोकस, ठीक है। ये वायरल भी हो सकता है और सेकेंडरी भी हो सकता है, और न्यूमोकोकस की वजह से बैक्टीरियल इन्फेक्शन मोस्टली देखने को मिलता है, ठीक है। इसके अलावा एक तो जॉइंट सेल नंबर 1 कर देते हैं। नंबर 2 इसके अंदर ब्लैक मीजल्स हो सकता है। क्या हो सकता है? ब्लैक मीजल्स, ब्लैक मीजल्स, ठीक है। ये ब्लैक मीजल्स क्या है? तो देखिए, जो ब्लैक मीजल्स होता है ना, दिस इज अ हीमोरेजिक मीजल्स। क्या होता है ये? हीमोरेजिक मीजल्स, ओके, ये हीमोरेजिक मीजल्स है। तो ब्लैक मीजल्स इज अ हीमोरेजिक मीजल्स। अगर मीजल्स में हीमोरेजिक प्रॉब्लम हाथ में है, डेफिनेटली यू शुड मार्क द ब्लैक हीमोरेज। अगर मीजल्स के अंदर लीडिंग कॉज दैट इज कैन लीड टू द डेथ, तो वो है जॉइंट सेल निमोनिया, ठीक है। हालांकि SSPE ऑल्सो अकर। नंबर 3 SSPE, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा? ये अकर ड्यू टू द डिफेक्टिव मीजल्स वायरस। अगर मीजल्स वायरस डिफेक्टिव है, कैसा है? डिफेक्टिव मीजल्स वायरस, मीजल्स वायरस, डिफेक्टिव मीजल्स वायरस की वजह से क्या होगा? SSPE डिजीज, है ना, और प्रेजेंट एज ए मायोक्लोनस विद न्यूरो डिजनरेशन, ठीक है। ये किस तरीके से प्रेजेंट होगा? एज ए मायोक्लोनस, मायोक्लोनस और न्यूरो डिजनरेशन, न्यूरो डिजनरेशन, ठीक है, न्यूरो डिजनरेशन। तो याद रखिएगा, अगर न्यूरो डिजनरेशन आ रहा है मीजल्स के साथ में, डेफिनेटली इट इज ड्यू टू द डिफेक्टिव वायरस, और डेफिनेटली इट इज ड्यू टू द डिफेक्टिव वायरस। और इसके अलावा ये क्या है?
डिफेक्टिव वायरस के साथ साथ मायोक्लोनस और न्यूरो डिजनरेशन डिफेक्टिव वायरस के साथ एसएसपी ही हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास। ठीक है, व्हाट इज द ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल फॉर रैशेज लाइक कौन से रैशेज, मैं आपको बताता हूँ। रैशेज सीन इन द वेल चाइल्ड, अदरवाइज वेल चाइल्ड कैसे कैसे होंगे, ओरल अल्सर भी साथ में है। ठीक है, तो रैशेज हम इसे कहते हैं माउथ फुट हैंड डिजीज, क्योंकि रैशेज कहाँ पे दिखेंगे, माउथ पे दिखेंगे, फुट पे दिखेंगे, हैंड पे दिखेंगे। तो मैं यहाँ पे ऐसे बताता हूँ, रैशेज ऑन माउथ फुट हैंड, माउथ फुट हैंड, और साथ में क्या होंगे, ओरल अल्सर, ओरल अल्सर। तो ये किस चीज का केस है, दिस इज द केस ऑफ कॉक्ससाकी वायरस, कॉक्ससाकी वायरस। और कौन से टाइप का, सब टाइप A16। ठीक है, A16 कॉक्ससाकी वायरस। इसमें क्या क्या इन्वॉल्व होगा, माउथ हैंड, माउथ एंड फीट, और माउथ के अंदर क्या है, ओरल अल्सर। ठीक है, इस तरीके से माउथ एंड फीट इन्वॉल्व होगा कोकासाकी वायरस A16 के द्वारा इन्फेक्टेड होने पे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल आर द कंपोनेंट ऑफ टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट। तो टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट जो होता है, फैलोट, ठीक है, TOF, टेट्रोलॉजी ऑफ फैलोट, इसके अंदर क्या क्या दिखेगा, तो देखिए इसके अंदर ओवर राइडिंग ऑफ अयोटा दिखेगी, ओवर, ठीक है, राइडिंग ऑफ अयोटा। ठीक है, फर्स्ट थिंग। नेक्स्ट, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। इसके अलावा और क्या दिखेगा, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, VSD। दीज ऑल आर द फीचर ऑफ टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट। बट मोस्ट कॉमन क्या होगा, सब पल्मोनिक स्टीनोसिस, मोस्ट कॉमन क्या होगा, सब पल्मोनिक स्टीनोसिस, स्टीनोसिस। तो आपको ये सारी चीजें याद रखनी है, दीज ऑल आर कोरिलेट विद द टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट। तो ये आपने देखे टेट्रोलॉजी ऑफ पैलेट के कंपोनेंट क्या क्या होगा, ओवर राइडिंग ऑफ अयोटा, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी और वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। और मोस्ट कॉमनली जो होता है, दिस इज द मोस्ट कॉमनली जो होगा, ये है सब पल्मोनिक स्टीनोसिस। तो ये टेट्रोलॉजी ऑफ पैलेट में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इनको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मान लीजिए एक 4 ईयर ओल्ड चाइल्ड है, 4 ईयर ओल्ड चाइल्ड, ठीक है, 4 ईयर ओल्ड चाइल्ड, ठीक है, 4 साल का बच्चा है, इमरजेंसी में आया है, यूनिट आफ्टर ही पुश्ड डाउन, वो गिर गया वाइल प्लेइंग। ठीक है, आप देखिए सिंपली ये मैं करा चुका हूँ इसकी डिटेल, वाइल प्लेइंग, ठीक है, और आफ्टर फॉलिंग हिज नी वॉज डेवलप द स्वेलिंग, है ना, ब्रूजिंग, हिज लेफ्ट नी, स्वेलिंग और ब्लूजिंग डेवलप हो गई उसकी लेफ्ट नी। हिस्ट्री रिवील्ड हिज मैटरनल अंकल वॉज द सिमिलर डिजीज। देखिए इसके जो मैटरनल यानी कि इसकी मम्मी के जो अंकल थे उनको भी सिमिलर डिजीज थी, अब मम्मी के अंकल से इसके बच्चे को आ गई। ठीक है, उनके बच्चे को आ गई, तो ये क्या है, एक्स लिंक रेसेसिव डिजीज। क्या है ये, एक्स लिंक्ड, एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिजीज। वैसे मैं आपको इसके बारे में बता चुका हूँ पूरा, ये क्या है, ये हीमोफिलस टाइप ए। ठीक है, हीमोफिलस टाइप ए है, टाइप 1। ठीक है, हीमोफिलस टाइप 1 का केस है जहाँ पे फैक्टर 8 डेफिशिएंसी होती है। क्या होती है, फैक्टर 8 डेफिशिएंसी होती है। ठीक है, फैक्टर 8 डेफिशिएंसी, और ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है, फैक्टर 8 डेफिशिएंसी है, और हीमोफीलिया का केस है। किसका है, हीमोफीलिया टाइप 1 या टाइप A। ठीक है, कौन सा हीमोफीलिया है, टाइप 1। तो दिस इज द केस ऑफ हीमोफीलिया, तो आप इसको याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 मंथ का बेबी है, 5 मंथ का बेबी है, ठीक है, रेस्पिरेटरी रेट है इसकी 58 पर मिनट। ओके, 58 पर मिनट रेस्पिरेटरी रेट है। चेस्ट इन ड्राइंग, चेस्ट इन ड्राइंग, चेस्ट इन ड्राइंग है। बेबी हैज नॉट एबल टू फीड,
लास्ट 10 घंटे से, ठीक है, फ्रॉम द लास्ट 10 आवर बेबी इज नॉट एबल टू फीड, ओके, यानी कि अनेबल टू फीड, बेबी फीड नहीं कर पा रहा लास्ट 10 आवर्स, ओके, 10 घंटे, दिस इज द केस। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि ये केस किसका है, क्या है ना, ये सारी चीजें हम देखेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो देखिए मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूँगा कि रेस्पिरेटरी रेट अगर 58 है, ठीक है, 5 मंथ पे, तो दिस इज द निमोनिया, ये तो हमें पता चल गया। अब हम ये देखेंगे कि ये सीवियर है या निमोनिया का केस है, ठीक है, निमोनिया, बट ये सीवियर है, वेरी सीवियर है, कैसा है वो हम देखेंगे। तो देखिए मैं सबसे पहले यहाँ पे इनेबिलिटी टू ब्रेस्ट फीड, फर्स्ट ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कर पा रहा बच्चा, ठीक है, और ड्रंक लिथार्जी, ब्रेस्ट फीडिंग भी नहीं कर पा रहा, कुछ पी नहीं पा रहा, ठीक है, देयर इज नो एबल टू ड्रंक, अनेबल टू ड्रंक ऑल्सो, एंड लिथार्जी और रिडक्शन लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, अगर इतना होता है, चेस्ट ड्राउनिंग, ठीक है, विद ऑक्सीजन सैचुरेशन लेस देन 92%, और ठीक है, अगर ये सारी प्रॉब्लम है, इन दैट केस व्हाट यू विल डू, हम क्या कहेंगे कि इसको सीवियर निमोनिया है। तो इन ड्राउनिंग तो हमें दिख ही रहा है, तो हम डेफिनेटली सीवियर निमोनिया तो कह सकते हैं, और बेबी आल्सो इज नॉट एबल टू फीड, ठीक है। अब देखिए दैट वाज द केस ऑफ सीवियर निमोनिया, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा केस मैं आपको बताता हूँ कि फास्ट ब्रीथिंग है, रेस्पिरेटरी रेट अगर मान लीजिए 2 महीने से 11 महीने का बच्चा है, मोर देन 50 आती है, ठीक है, उसे हम फास्ट ब्रीदिंग कहेंगे, है ना। और यहाँ पे हमारा बेबी कितना है, 5 मंथ का है और 58 पर मिनट ब्रीदिंग है, तो डेफिनेटली यहाँ पे बच्चे को फास्ट ब्रीदिंग है, ठीक है। और इसके अलावा चेस्ट ड्राउनिंग दिख रही है, चेस्ट ड्राउनिंग दिख रही है, नो साइन ऑफ एंड नो एन अदर साइन ऑफ सीवियर निमोनिया। तो देखिए सीवियर निमोनिया में हम क्या ऐड करेंगे, अनेबल टू ब्रेस्ट फीड, ठीक है, अनेबल टू ब्रेस्ट फीड, चेस्ट ड्राउनिंग तो नॉर्मल निमोनिया के अंदर भी है, लेकिन यहाँ पे अनेबल टू ब्रेस्ट फीड, इसलिए ये जो पार्ट है अनेबल टू ब्रेस्ट फीड, ठीक है, और चेस्ट ड्राउनिंग और रेस्पिरेटरी रेट इज हाई, और ये तीनों चीजें मिलकर बना देती हैं इसको सीवियर, दिस इज द सीवियर निमोनिया, ठीक है, दिस इज द सीवियर निमोनिया का केस है। अब सीवियर निमोनिया का केस है, तो यहाँ पे ट्रीटमेंट हम क्या देंगे, तो देखिए हॉस्पिटल में एडमिट करिए एज सून एज पॉसिबल, इमीडिएटली, ठीक है, और इसको एडमिनिस्टर करना होता है इंट्रावीनसली, एम्पीसिलिन और पेनिसिलिन प्लस जेंटामाइसिन साथ में देना होगा। तो क्या देना होगा, एम्पीसिलिन, एम्पीसिलिन, ठीक है, और जेंटामाइसिन, कैसे चलेगा, आईवी एम्पीसिलिन, ठीक है, आईवी चलेगा। तो ये सीवियर निमोनिया का केस है। अब देखिए मैं आपको बताऊंगा कि अगर ये तीनों चीजें एक साथ है, रेस्पिरेटरी रेट इज हाई, ठीक है, और चेस्ट इन ड्राउनिंग और अनेबल टू फीड, तब तो हो गया सीवियर निमोनिया। लेकिन यहाँ पे ओनली रेस्पिरेटरी रेट हाई है और चेस्ट इन ड्राउनिंग है, बट फीड कर रहा है बेबी, बेबी इज एबल टू फीड, तो उस केस में क्या होगा, निमोनिया इज नॉट अ सीवियर, ओनली निमोनिया कहेंगे, हम क्या कहेंगे, ओनली निमोनिया, ठीक है। अगर दो ही चीज रहती हैं तो हाई रेस्पिरेटरी रेट प्लस प्लस चेस्ट इन ड्राउनिंग, चेस्ट इन ड्राउनिंग, ड्राउनिंग, ठीक है, इन ड्राउनिंग रहेगी। अगर ये दो चीजें हैं तो ओनली निमोनिया है। लेकिन अगर इसके अंदर ऐड हो गया कि बेबी इज नॉट एबल टू ब्रेस्ट फीड, ठीक है, या फिर कोई कॉन्शियसनेस प्रॉब्लम हो गई, बेबी इज अनकॉन्शियस, है ना, और कन्वल्जेंट आना शुरू हो गए, ऐसी कोई भी चीज, ठीक है, जिसकी वजह से हम इसको सीवियर निमोनिया कहें, ठीक है। तो ये दोनों चीजें मैंने आपको बताई हैं, निमोनिया और सीवियर निमोनिया का केस, ठीक है, नो साइन ऑफ सीवियर निमोनिया और नो साइन ऑफ सीवियर निमोनिया और निमोनिया, तो फिर नहीं है निमोनिया, ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं। तो यहाँ पे आपने दो चीजें देखी, निमोनिया और सीवियर निमोनिया, इसके आगे की चीज भी मैं बताऊंगा। तो ये जो केस है सीवियर निमोनिया का केस है, सीवियर निमोनिया का केस है, ठीक है, सीवियर निमोनिया का केस है। और इसे हम क्या देंगे, हम इसे क्या देंगे, हम इमीडिएटली देंगे क्या, गिव द फर्स्ट डोज ऑफ एम्पिसिलिन एंड जेंटामाइसिन एंड रेफर टू हॉस्पिटल, रेफर टू हॉस्पिटल, दिस इज द केस, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट केस आता है, अ 1.5 year old बॉय, 6 मंथ का बॉय है, 6 मंथ, ठीक है, बेबी बॉय, ठीक है, 6 मंथ का बॉय है, प्रेजेंटेड विद सिंगल एपिसोड ऑफ बीजिंग, क्या है, सिंगल एपिसोड
ऑफ वीजिंग, वीज, सिंगल एपिसोड ऑफ वीज, एंड ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो रही है उसको, क्या हो रहा है, ब्रीदिंग डिफिकल्टी। अगर मान लीजिए ब्रीदिंग डिफिकल्टी है, ठीक है, चेस्ट एक्सरे किया गया तो बायलेटरल हाइपर इन्फिल्ट्रेशन, चेस्ट एक्सरे में क्या मिला, बायलेटरल, बायलेटरल हाइपर इन्फिल्ट्रेशन, इन्फिल्ट्रेशन, ठीक है, बायलेटरल हाइपर इन्फिल्ट्रेशन। विच ऑर्गेनिज्म इज रिस्पॉन्सिबल, कॉमनली कौन सा ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल होगा इस एज में इस सारी कंडीशन को प्रोड्यूस करने के लिए, दैट इज अ रेस्पिरेटरी सिंसिशियल वायरस। क्या है, रेस्पिरेटरी सिंसिशियल वायरस, ओके, सिंसिशियल वायरस, रेस्पिरेटरी सिंसिशियल वायरस का केस है ये, ओके। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 मंथ का बेबी है, 7 मंथ का बेबी है, ठीक है, ब्रॉड द हिस्ट्री ऑफ 18 एपिसोड ऑफ लूज मोशन। मान लीजिए 18 एपिसोड हुए हैं उसको काय के, लूज मोशन के, ठीक है, लूज मोशन के कितने एपिसोड, 18 एपिसोड, ठीक है, और 2 एपिसोड ऑफ वॉमिटिंग, 2 एपिसोड हैं वॉमिटिंग के, ठीक है, 2 एपिसोड हैं वॉमिटिंग के। द चाइल्ड इज इरिटेबल, चाइल्ड कैसा है, इरिटेबल, इरिटेबल चाइल्ड है, देखिए सारी ही कंडीशन है, चाइल्ड इज इरिटेबल, बहुत ज्यादा इरिटेबल चाइल्ड है, बट यहाँ पे मेन पॉइंट है, चाइल्ड इज एबल टू ड्रंक ईगरली, बहुत ज्यादा हैवीली वो ड्रंक कर रहा है, पानी पी रहा है, ठीक है, तो ड्रंक, ड्रंक या ड्रिंक ईगरली, EAGERLY, ईगरली, ठीक है, यानी कि देखिए उसको चाहे लूज मोशन कितना ही हो गया, 18 टाइम लूज मोशन हो गया, 2 टाइम वॉमिटिंग हो गई, इरिटेशन हो गया, ठीक है, और बट वो पानी पी रहा है बार बार, उसको पानी पी रहा है, तो हम क्या करेंगे, गिव ट्रीटमेंट क्या होगा, गिव ORS ओनली, ORS ओनली, ठीक है, ओरली, ओरली हम ओनली ORS देंगे उसको, ORS डेफिनेटली ओरली होता है, ठीक है, तो हम ORS देंगे, जब तक वो पी रहा है पानी हम उसको ORS देंगे, अगर नहीं पी रहा है in that case we will go through the IV fluid, IV fluid for the 4 hours and followed by ORS also, it's depend upon the condition, but पहले हम क्या करेंगे, अगर वो पानी पी रहा है तो हम डेफिनेटली उसको ओरली ORS देंगे, ओके। देखिए चाइल्ड अगर ओरली इगरली इम्प्लाइज हैविंग अ डिहाइड्रेशन, भले ही उसको डिहाइड्रेशन है, ठीक है, लेकिन वो पानी पी रहा है तो हम उसको क्या देंगे, ORS देंगे, देंगे कितना, डोज कितना होगा ORS का, तो ORS का डोज होगा 75 ml पर केजी, 75 ml पर केजी, ठीक है, और कितने टाइम के लिए देना है, कम से कम 4 से 6 घंटे के लिए कंटिन्यू देना है, 4 to 6 आवर, ओके, 4 to 6 आवर, 4 से 6 घंटे के लिए ये ओआरएस देना है, और डोज क्या होगी 75 ml पर केजी, प्लीज डोंट फॉरगेट अबाउट इट, ओके, क्योंकि हो सकता है कि एग्जामिनर आपको ओआरएस की डोज पूछ ले कि कितनी देते हैं, तो 75 ml पर केजी फॉर द 7 मंथ ऑफ बेबी, ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 साल का बेबी है, ठीक है, कितना है, 5 ईयर का बेबी है, 5 ईयर बेबी बॉय, 5 साल का बॉय है, ठीक है, प्रेजेंटेड विद हीमेटोमेसिस, क्या है इसको, हीमेटोमेसिस, ठीक है, वॉमिटिंग में ब्लड है, ब्लडी वॉमिटिंग कह सकते हो, हीमेटोमेसिस, फाउंड हैव अ स्प्लीनोमेगेली, और क्या है, स्प्लीनोमेगेली, स्प्लीनोमेगेली, ठीक है, स्प्लीनोमेगेली भी है, एग्जामिनेशन में देखा गया कि हैज अ स्प्लीनोमेगेली, ठीक है। देयर वाज अ पास्ट हिस्ट्री ऑफ एक्सचेंज ब्लड ट्रांसफ्यूजन, याद रखिएगा पास्ट हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, पास्ट हिस्ट्री ऑफ एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन, एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन, ओके, एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन, इसको याद रखिएगा, पास्ट हिस्ट्री ऑफ एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन। तो देखिए यहाँ पे आपको मेन फोकस किस पे, एक्सचेंज ब्लड ट्रांसफ्यूजन की पास्ट हिस्ट्री है, चाइल्ड हैव अ नियोनेटल जॉइंटिस, अब चाइल्ड के पास क्या है, मतलब चाइल्ड को नियोनेटल जॉइंटिस है, नियोनेटल जॉन्डिस, जॉन्डिस, देखिए ध्यान दीजिए आप, नियोनेटल जॉन्डिस, ठीक है, और ये कब, 5 साल का बच्चा है, 5 साल तक उसको नियोनेटल जॉन्डिस है, लेकिन यहाँ पे ये क्या है, केस काय का है, इट इज अ केस ऑफ पोर्टल वेन थ्रोम्बोसिस, ठीक है, कैसे है मैं अभी आपको बताता हूँ, दिस इज अ केस ऑफ पोर्टल वेन थ्रोम्बोसिस, थ्रोम्बोसिस। अब देखिए यहाँ पे स्प्लीनोमेगेली क्यों है, हीमेटोमेसिस क्यों है,
ठीक है, और जॉन्डिस क्यों है, ये सारी चीजें मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि इस केस के अंदर, ठीक है, पेशेंट को क्या है, नियोनेटल जॉन्डिस है ना। ये एक्चुअली हुआ क्यों, अब देखिए यहाँ पे केस कुछ इस तरीके से है। देखिए जब भी कॉम्बिनेशन ऑफ क्लिनिकल फाइंडिंग ऑफ द हीमेटोमेसिस एंड स्प्लीनोमेगली, ठीक है, पॉइंट देखिए ये दो पॉइंट हैं डायग्नोसिस के लिए, किस चीज का, पोर्टल हाइपरटेंशन के लिए। ठीक है, क्योंकि हीमेटोमेसिस मिल रहा है और स्प्लीनोमेगली मिल रहा है, तो ये क्या है, ये पोर्टल हाइपरटेंशन के लिए। देखिए जब पोर्टल हाइपरटेंशन होगी, तो पोर्टल हाइपरटेंशन होने पे जो पोर्टल वेन है उसमें ब्लॉकेज आ गया, वो हाइपरटेंशन हो गई, तो वो किसको वो कहाँ पे कंजेशन कर देगी, स्प्लीन के अंदर, और स्प्लीन में कंजेशन होने की वजह से स्प्लीन का जो साइज है वो इंक्रीज हो जाएगा, तो स्प्लीनोमेगली हो गई पोर्टल हाइपरटेंशन के केस में। ठीक है, फर्स्ट थिंग। अब जो ईसोफेजियल वैरिशिस वेन्स होती हैं उनके ऊपर भी प्रेशर बढ़ने लग जाएगा, तो जो ईसोफिजियल वेरिशिस वेन है यानी कि उनके ऊपर भी प्रेशर बढ़ने लग गया ड्यू टू द पोर्टल हाइपरटेंशन, तो वो भी रप्चर होने के चांसेस रहते हैं, और जब ईसोफेगस के अंदर ब्लड वेसल्स रप्चर होने लगेंगी तब क्या होगा, हीमेटोमेसिस। क्या होगा, हीमेटोमेसिस। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि पोर्टल वेन हाइपरटेंशन के केस में स्प्लीनोमेगेली और हीमेटोमेसिस, दिस इज द कॉम्बिनेशन point to diagnose the portal hypertension, but since the child underwent the exchange transfusion for the neonatal jaundice, आप यहाँ पे देखिए कि बच्चे को नियोनेटल जॉन्डिस है एंड हिस्ट्री है एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन की। ठीक है, तो यहाँ पे वेस्कुलर एक्सेस टेकन वाया एम्बेलिकल वेन, जो वेस्कुलर एक्सेस दिया गया होगा वो एम्बेलिकल वेन के थ्रू दिया गया होगा। ठीक है, तो वेस्कुलर एक्सचेंज वाज टेकन वाया एम्बेलिकल वेन। ठीक है, इसलिए एम्बेलिकल वेन कैथेटराइजेशन कैरीज द inherent risk of cause the portal vein thrombosis, that's why this is the case of portal vein thrombosis, so please don't forget about it। ठीक है, एक बार अगर पोर्टल वेन थ्रोम्बोसिस हो गया, प्रेशर इन द स्प्लीन विल रेज, प्रेशर स्प्लीन के अंदर क्या होगा, रेज हो जाएगा, ड्यू टू द कॉज क्या है, कंजस्टिव स्प्लीनोमेगेली, कॉज क्या है, कंजस्टिव स्प्लीनोमेगेली, क्योंकि स्प्लीन के अंदर प्रेशर वेन प्रेशर बढ़ गया ना, प्रेशर बढ़ा है क्यों, हाइपरटेंशन की वजह से, पोर्टल वेन हाइपरटेंशन की वजह से, या फिर आप ब्लॉकेज की वजह से कह सकते हो, थ्रोम्बोसिस की वजह से कह सकते हो, पोर्टल वेन थ्रोम्बोसिस की वजह से, उसकी वजह से कंजस्टिव स्प्लीनोमेगेली हो जाएगी लेटर ड्यू टू अराइजिंग द पोर्टल वेन एंड पोर्टल सिस्टम कोलेटरल विल डेवलप टू द इसोफेगस वेरिसिस। यहाँ पे क्या होगा, पोर्टल वेन से या पोर्टल सिस्टम से कुछ कोलेटरल आर्टरी डेवलप हो जाएंगी, कोलेटरल वेन्स डेवलप हो जाएंगी, तो वो जो कोलेटरल सिस्टम डेवलप होगा ना, कोलेटरल ब्लड वेसल्स किसके लिए, ईसोफेगस के लिए, वो काफी फ्रेजाइल होती हैं, वेरिसिस होती हैं, ईसोफिजियल वेरिसिस फॉर्म कर देंगी, और वो ईसोफेजियल वेरिसिस क्या होता है, रप्चर हो जाता है, ईसोफेलियस वेरिसिस, ईसोफिजियल वेरिसिस क्या होगा, रप्चर होगा। दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ द हीमेटोमेसिस, चाइल्ड को हीमेटोमेसिस क्यों हो रहा है, ड्यू टू द रप्चर ऑफ ईसोफिजियल वेरिसिस, ड्यू टू द रप्चर ऑफ ईसोफिजियल वेरिसिस। ठीक है, तो आप भूलिएगा मत, दिस इज द वे कि किस तरीके से डेवलप हुआ है यहाँ पे हीमेटोमेसिस, स्प्लीनोमेगेली, और क्यों ये केस पोर्टल वेन हाइपरटेंशन का ना होके पोर्टल वेन थ्रोम्बोसिस का है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा, जब भी नियोनेटल जॉन्डिस साथ में है हीमेटोमेसिस और स्प्लीनोमेगेली के बाद साथ में नियोनेटल जॉन्डिस है, तो समझ लेना दिस इज द पोर्टल वेन थ्रोम्बोसिस। और अगर ओनली हीमेटोमेसिस और स्प्लीनोमेगेली है बट कोई ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं, कोई जॉन्डिस नहीं, इन दैट केस यू विल मार्क द पोर्टल वेन हाइपरटेंशन। ओके, तो प्लीज डोंट फॉरगेट अबाउट इट, ये आप बहुत अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट केस है हमारे पास, 6 साल का बच्चा है, ठीक है, और उसका वेट है 12 kg, यूरिनरी आउटपुट 0.4 ml पर kg पर आर, 0.4 ml पर kg पर आर, ठीक है, पर आर, लास्ट 12 घंटे में, लास्ट 12 लास्ट 12 घंटे। ठीक है, टू विच स्टेज ऑफ किडिगो, स्टेज ऑफ किडिगो पूछ रहे हैं यहाँ पे, क्या पूछ रहे हैं, किडिगो, स्टेज ऑफ किडिगो, किडिगो स्टेजिंग फॉर एक्यूट किडनी इंजरी, फॉर एक्यूट किडनी इंजरी। ओके, डज द चाइल्ड टू बी लॉन्ग टू बी, तो देखिए ये सेकंड स्टेज है, क्या है ये, सेकंड किडिगो स्टेज, क्यों है, एक तो आप ध्यान दीजिए कि ये 12 घंटे तक चला है, तो सेकंड किडिगो स्टेज। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बता देता हूँ कि 12 आवर के लिए सेकंड किडिगो स्टेज,
अगर वो 6 आवर लिख के देता है 6 घंटे, तब आप करोगे फर्स्ट स्टेज, एक्यूट किडनी इंजरी की फर्स्ट स्टेज, ठीक है। 6 आवर, 12 आवर में सेकंड स्टेज, 12 आवर में सेकंड स्टेज, ओके, सेकंड स्टेज, और 24 आवर में थर्ड स्टेज, थर्ड स्टेज, ठीक है, थर्ड स्टेज। तो अब मैं आपको ये समझाना चाहूंगा, देखिए ये स्टेजिंग आप अच्छे से देख लीजिए, क्रिएटिनिन क्राइटेरिया भी है इसमें, यूरिन आउटपुट क्राइटेरिया भी है, तो मैंने आपको तीनों चीजें बता दी। अब देखिए 6 घंटे में अगर 0.5 ml, मैं क्या बात कर रहा हूँ, 0.5 ml पर केजी पर आर के हिसाब से, लेस देन 6 आवर, वो सॉरी मोर देन 6 आवर, 6 घंटे से ज्यादा इतना चलता है तो ये फर्स्ट स्टेज होगी, ठीक है। लेस देन अगर 0.5 ml से कम पर केजी पर आर के हिसाब से और लेस देन मोर देन 6 आवर तक रहता है तो फर्स्ट स्टेज, ठीक है। और अगर लेस देन 0.5 ml यानी कि सेम टू सेम है ना, पर केजी पर आर मोर देन 12 आवर रहता है तो सेकंड स्टेज। और अगर लेस देन 0.3 ml, देखिए अब चेंज है, लेस देन 0.3 ml पर केजी पर आर और मोर देन 12 सॉरी मोर देन 24 आवर, मोर देन 24 आवर, तब भी थर्ड स्टेज। और इसके अलावा ए एन यूरिया, ठीक है, एन यूरिया मतलब कि यूरिन बिल्कुल नहीं आता है, ओनली फॉर मोर देन 12 आवर, तब भी ये थर्ड स्टेज है, तब भी थर्ड स्टेज है। तो थर्ड स्टेज के दो क्राइटेरिया हैं, या तो लेस देन 0.3 ml फॉर द 24 आवर, या फिर एन यूरिया यानी कि बिल्कुल भी टॉयलेट नहीं आ रहा, बिल्कुल भी यूरिन नहीं आ रहा फॉर द मोर देन 12 आवर, तब भी ये थर्ड स्टेज होगी, ठीक है, थर्ड स्टेज होगी। तो ये आप याद रखिएगा, बहुत सिंपल है। इसके अलावा मैं आपको दो चीजें और बताना चाहूंगा कि इसका जो क्रिएटिनिन क्राइटेरिया है वो आप देख लीजिएगा, ठीक है, वो आप देख लीजिएगा, तो उसके बाद थोड़ा और इजी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ मेल, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक मेल है, ठीक है, अ मेल इन्फेंट जो कि इमरजेंसी में लाया जाता है, पीडियाट्रिक इमरजेंसी में, और उसका एब्डोमेन डिस्टेंस है, एब्डोमेन डिस्टेंशन है। देखिए ये आप क्वेश्चन, मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कुछ चीजें केवल सुनाऊंगा, आप सुन लीजिए, क्योंकि मेरा बोर्ड यहाँ पे काफी प्रॉब्लम कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर बहुत अच्छा होगा, इसमें मैं 7-8 क्वेश्चन, 4-5 क्वेश्चन और है, तो वो आप एक बार केवल सुन लीजिए, ओके। अच्छा, तो एक पेशेंट है, मेल पेशेंट, जिसे हम पीडियाट्रिक ओपीडी में लेके आते हैं, उसका एब्डोमिनल डिस्टेंशन है, देयर वाज द हिस्ट्री ऑफ रिकरेंट यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, क्या हुआ है उसको, रिकरेंट यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ध्यान दीजिएगा, बच्चा है मेल इन्फेंट और उसको रिकरेंट यूरिनरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन था, ये हिस्ट्री है, और एब्डोमिनल डिस्टेंशन अभी प्रेजेंट है, एब्डोमिनल डिस्टेंशन अभी प्रेजेंट है। तो देखिए ऑन एग्जामिनेशन फाउंड हैव अ यूरिनरी रिटेंशन, उसको यूरिनरी रिटेंशन भी हो गया, यूरिनरी रिटेंशन भी हो गया। तो यहाँ पे इमेजिंग, अगर इमेजिंग की गई जब उसकी, तो बायलैटरल हाइड्रोनेफ्रोसिस मिला, बायलैटरल हाइड्रोनेफ्रोसिस मिला। व्हाट कुड बी द प्रोबेबल डायग्नोसिस फॉर दिस कंडीशन, तो आप हमेशा ध्यान दीजिएगा, अगर कभी भी बच्चा होता है इन्फेंट, उसको इन्फेंट को जस्ट पैदा होने के बाद, या मतलब इन्फेंट है थोड़े से टाइम में ही, उसको यूरिनरी रिटेंशन हो रहा है, सबसे पहली चीज यूरिन नहीं आ रहा, बहुत कम, ना के बराबर, यूरिनरी रिटेंशन, दूसरी चीज एब्डोमिनल डिस्टेंशन, तीसरी चीज यूटीआई, रिकरेंट यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बार बार हो रहा है, और चौथी चीज मिलती है हमें बायलैटरल हाइड्रोनेफ्रोसिस। तो डेफिनेटली दिस इज द केस ऑफ पाइलोनेफ्राइटिस, और दिस इज द केस ऑफ पोस्टीरियर यूरिथ्रल वॉल्व, याद रखिएगा, दिस इज द केस ऑफ, डेफिनेटली दिस इज द केस ऑफ पोस्टीरियर यूरिथ्रल वॉल्व, ठीक है। बिकॉज अगर मैं चलिए नेक्स्ट केस डिस्कस करते हैं, और नेक्स्ट केस है कि एक चाइल्ड बेबी है ब्रॉट टू द इमरजेंसी, ठीक है, और उसको जनरल टोनिक क्लोनिक सीजर आ रहे हैं। तो सिंपली हम बात कर लेते हैं, जनरल टोनिक क्लोनिक सीजर अगर आते हैं तो चाइल्ड को हम क्या देंगे, ड्रग ऑफ चॉइसेस डाइजापाम और लोराजेपाम, याद रखिएगा, जनरल टोनिक क्लोनिक सीजर के लिए डाइजापाम और लोराजेपाम इज द ड्रग ऑफ चॉइस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 साल का बच्चा है, प्रेजेंटेड विद शॉर्ट स्टेचर, केमिकल एग्जामिनेशन किया गया उसका, बायोकेमिकल एग्जामिनेशन, तो ग्रोथ हार्मोन लेवल क्या है, एलिवेटेड है, बढ़ा हुआ है, और उसके साथ साथ वेरी लो लेवल ऑफ IGF-1, IGF-1, देखिए ध्यान दीजिए, ग्रोथ हार्मोन बढ़ा हुआ है, बेबी शॉर्ट स्टेचर है, ग्रोथ हार्मोन बढ़ा हुआ है, डेफिनेटली जब ग्रोथ हार्मोन ज्यादा होता है तो ग्रोथ ज्यादा होनी चाहिए ना, लेकिन यहाँ कम है, क्यों कम है, यहाँ पे कम इसलिए है क्योंकि ग्रोथ हार्मोन का रिसेप्टर वर्क ही नहीं कर रहा, और रिसेप्टर वर्क करता है
तब रिसेप्टर सिक्रीट करता है IGF-1। तो देखिए यहाँ केस में क्या है, IGF-1 डिक्रीज हो रखा है, लेवल कम हो गया है और ग्रोथ हार्मोन का लेवल बढ़ गया है, क्योंकि रिसेप्टर फंक्शन नहीं कर रहा, तो ग्रोथ हार्मोन रिसेप्टर डेफिशिएंसी है यहाँ पे, और इसको हम क्या बोलते हैं, ग्रोथ हार्मोन रिसेप्टर डेफिशिएंसी है। ओके, ग्रोथ हार्मोन रिसेप्टर डेफिशिएंसी का केस है ये, तो प्लीज इसको आप याद रखिएगा, दिस इज द ग्रोथ हार्मोन रिसेप्टर डेफिशिएंसी का केस है। देखिए जहां ग्रोथ हार्मोन एलिवेटेड है तो हाइपोपिट्यूटरिज्म मिलना चाहिए ना, है ना, ग्रोथ हार्मोन एलिवेटेड है तो यहाँ पे क्या होगा, हाइपोपिट्यूटरिज्म, ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी, डेफिनेटली नहीं है। ठीक है, ग्रोथ हाइपोपिट्यूटरिज्म के केस में क्या होना चाहिए, ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंट होनी चाहिए ना, लेकिन यहाँ डेफिशिएंसी नहीं है, यहाँ तो ग्रोथ तो हार्मोन बढ़ा हुआ है, तो जब ग्रोथ हार्मोन बढ़ा हुआ है तो डेफिनेटली यहाँ पे ग्रोथ हार्मोन रिसेप्टर डेफिशिएंसी है। और इस चीज को कि ग्रोथ हार्मोन रिसेप्टर डेफिशिएंसी है, इस चीज को और ज्यादा क्लियर कौन कर देता है, IGF-1 का लेवल, क्योंकि IGF-1 सिक्रीट होता है ग्रोथ हार्मोन रिसेप्टर से। अब यहाँ रिसेप्टर IGF-1 तो कम हो जाएगा ना, और इसी को हम कहते हैं लेरोन सिंड्रोम। क्या बोलते हैं इसको, लेरोन सिंड्रोम, याद रखिएगा, दिस इज द लेरोन सिंड्रोम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 3 वीक का बच्चा है एक, ठीक है, ब्रॉट टू द पीडियाट्रिक ओपीडी विद येलोइश डिस्कलरेशन ऑफ स्किन और हाइपोटोनिया। यहाँ पे दो चीजें हैं, येलो कलर है स्किन का, हाइपोटोनिया है, ठीक है। एग्जामिनेशन जब किया गया तो बेबी ऑल्सो हैव लार्ज प्रोट्रूजन टंग, याद रखिए, लार्ज प्रोट्रूजन टंग एंड एम्बेलिकल हर्निया, तो यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी स्टेप टू इवेल्युएशन हिज क्लिनिकल कंडीशन। अगर आपको क्लिनिकल कंडीशन इवेल्युएट करनी है, क्योंकि लार्ज प्रोट्रूजन ऑफ टंग है, येलोइश कलर है, हाइपोटोनिया है, तो इसमें क्या हो सकता है, इट इज अ केस ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म। तो हाइपोथायरॉयडिज्म का केस है तो हमको क्या इवेल्युएट करना चाहिए, हमको इवेल्युएट करना चाहिए सीरम TSH लेवल, डेफिनेटली ये बढ़ा हुआ होगा, ठीक है, क्योंकि हाइपोथायरॉयडिज्म के केस में येलोइश डिस्कलरेशन कैन बी अकर, ठीक है, और स्किन का येलोइश डिस्कलरेशन, हाइपोटोनिया भी हो सकता है, और लार्ज प्रोट्रूजन ऑफ टंग, डेफिनेटली इसको याद रखिएगा, दिस इज द केस ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म, दिस इज द केस ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म। ओके, तो हाइपोथायरॉयडिज्म का केस इस तरीके से हो सकता है। देखिए जब भी लार्ज प्रोट्रूड टंग आए या प्रोलॉन्गेशन ऑफ फिजिकल जॉन्डिस, कंजेनाइटल हाइपोथायरॉयडिज्म का केस है ये, डोंट फॉरगेट अबाउट इट, और इसमें हम सीरम लेवल चेक करते हैं, सीरम का TSH लेवल दैट शुड बी एलिवेटेड, वो डेफिनेटली एलिवेटेड होगा, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर द सीवियर माल न्यूट्रिशन, ठीक है, मिड आर्म सरकमफ्रेंस कितना होना चाहिए सीवियर माल न्यूट्रिशन के लिए। आपको पता है मिड आर्म सरकमफ्रेंस कैसे चेक करते हैं हम, दैट इज अ शाकिर टेप, किसके थ्रू करते हैं, शाकिर टेप, ठीक है। अब जो शाकिर टेप होती है उसके अंदर अगर हम सीवियर माल न्यूट्रिशन की बात करें तो मिड आर्म सरकमफ्रेंस कितना होना चाहिए, लेस देन 11.5, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द सीवियर माल न्यूट्रिशन, इसलिए लेस देन 11.5, मिड आर्म सरकमफ्रेंस कितना होना चाहिए, लेस देन 11.5। ओके, देखिए सीवियर माल न्यूट्रिशन या सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन इज डिफाइंड एज ए सीवियर वेस्टिंग एंड bilateral edema also can be. So severe wasting is the extreme thickness diagnosed by the weight for length. हम क्या बात कर रहे हैं, सीवियर वेस्टिंग, वेट फॉर लेंथ और हाइट, और ये कितना होना चाहिए, लेस देन -3 स्टैंडर्ड डेविएशन, कितना होना चाहिए, लेस देन -3 स्टैंडर्ड डेविएशन। चाइल्ड ग्रोथ स्टैंडर्ड मिड आर्म सरकमफ्रेंस कितना होना चाहिए, लेस देन 11.5, मिड आर्म सरकमफ्रेंस कितना होना चाहिए, लेस देन 11.5 सेंटीमीटर, ठीक है। और यूजिंग द कलर बैंडेड टेप, कलर बैंडेड टेप तो आपको पता ही, जैसे हम साकिर टेप कहते हैं, ठीक है, वो कलर बैंडेड टेप होती है, उसके अंदर 3 कलर होते हैं, उसके अंदर कितने कलर होंगे, 3 कलर होते हैं, है ना, जो आपको पता ही होंगे इमेज बेस में। बाकी हम इसको और अच्छे से देखेंगे, साकिर स्टेप को देखेंगे कैसे यूज करते हैं, ठीक है, कितने पे माल न्यूट्रिशन होता है, ये सारी चीजें हम इमेज बेस्ड क्वेश्चन में जरूर देखेंगे, कोशिश करेंगे इमेज बेस्ड क्वेश्चन का पूरा एक सेशन रखें, ठीक है। इसके बाद है 3 मंथ ओल्ड बेबी है, ठीक है, कंप्लेन का है फीवर और फास्ट ब्रीथिंग। देखिए फीवर और फास्ट ब्रीथिंग आ गई ना तो निमोनिया तो कंफर्म हो गया। अब इसके बाद है एग्जामिनेशन रेस्पिरेटरी रेट, तो रेस्पिरेटरी रेट अगर 3 महीने का बच्चा है तो कितनी होनी चाहिए, लगभग 60, ठीक है, मोर देन 50 होनी चाहिए ना, तो 50 से ज्यादा हमने 60 मान लिया, तो यहाँ पे 60 मिनट, 60 रेस्पिरेटरी रेट इज 60 पर मिनट। ओके, चाइल्ड इरिटेबल है बट मदर इज एबल टू फीड, लेकिन यहाँ पे चाइल्ड फीड कर रहा है, नो स्ट्राइडर, नो ड्राउनिंग, नो एनी कोई भी ऐसा सीवियर केस का सिम्टम नहीं है, तो क्या हुआ, ओनली निमोनिया, दैट्स गुड, ठीक है। सारे केस आपको इजीली समझ में आने चाहिए,
ठीक है, आप अच्छे से इवेलुएट कर पाओ। ठीक है, तो उसको अच्छे से मेरी इस वीडियो को सुनिए, एक एक चीज सुनिए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे नियोनेटोलॉजी। क्या स्टार्ट करेंगे? नियोनेटोलॉजी। ठीक है, नियोनेटोलॉजी में हम कंप्लीट उसको अच्छे से करेंगे। ठीक है, और कंप्लीट पीडीएफ आप अच्छे से देखिएगा। मैं मानता हूं कि आपका शायद अच्छे से रिवीजन हो जाएगा मेरे साथ। ठीक है, चलिए, थैंक यू।